अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 7 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जो खबरें बाहर आई उसमें ये सबसे अहम पॉइंट था कि चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वफ़द को ये कहा कि आप सिस्टम में रहें, सिस्टम में रह के स्ट्रगल करें, सिस्टम में रह के अपनी तहरीक को चलाएं, सिस्टम से बाहर जाने की कोशिश मत कीजिए। अब ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसके सरबराह ने इससे पहले असेंबली से इस्तीफे दे दिए थे और उसके ऊपर भी बहुत से तज्जियाकारों की जानिब से तनकीद हुई थी कि इन्हें सिस्टम से बाहर नहीं जाना चाहिए था। बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने लोगों में से भी कईयों की ये राय थी कि शायद अगर वो इस्तीफे ना दिए जाते तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुश्किलात इतनी ना होती। लेकिन अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा इस तजवीज़ को, इस नसीहत को, कि आज एक शख्स ने इस सिस्टम में ना रहने का फैसला किया और वो थे एडवोकेट अख्तर हुसैन साहब, जिन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रुकनियत से आज इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि बस मैं इसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से सीनियरिटी के जो मामलात हैं जजेस को लेके, उसके ऊपर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। खबरें ये थी कि पिछले कई हफ्तों से उनके ऊपर बहुत प्रेशर था उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कि वो इस सिलसिले में एक सख्त स्टांस लें। वो हुकूमती साइड की तरफ टिल्टेड थे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफ़ा देना ही बेहतर समझा। तो वो अफराद जो इस वक्त हुकूमत के साथ वोट करते हैं, जब वो इस सिस्टम में रहना पसंद नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आखिर कितनी देर तक इस बात को रेजिस्ट करेगी, इस पे ही मजीद बात करेंगे। और साथ ही साथ कल जो क्रिकेट के मैदान में जो कुछ हुआ उसके ताने बाने भी पाकिस्तान की सियासत से जोड़े जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे से ये डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है सोशल मीडिया पे भी, और आम अफराद भी जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें सियासत के अंसर को बहुत डिस्कस किया जा रहा है। उसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान आज मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन गरीजा फारूकी साहबा भी हमारे साथ मौजूद है। गरीजा साहबा, आपसे सबसे पहले मैं आगाज़ करना चाहूँगा, तहरीक-ए-इंसाफ को तो ये तजवीज़ दे दी गई चीफ जस्टिस की जानिब से कि सिस्टम में रहिए, लेकिन एडवोकेट अख्तर हुसैन साहब ने भी इसके खिलाफ जाने का फैसला किया और आज वो भी मुस्ताफ़ी हो गए। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किस बुनियाद के ऊपर कन्विंस होगी कि इसी सिस्टम में रह के हमें इंसाफ मिल जाएगा? बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब, प्रोग्राम में अपने दावत देने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज एन ऑनर। जो अख्तर हुसैन साहब ने दिया है इस्तीफ़ा, जो उनके इस्तीफ़े में लिखा हुआ है, वो तो पर्सनल रीजंस उन्होंने साइट की हैं। उन्होंने बज़ाते ख़ुद अपनी ज़बान से, अपनी तहरीर से तो नहीं बताया कि उनको क्या शिकायत हैं या उन पर कोई दबाव था या कोई दीगर मामलात थे। ये जो ख़बरें आ रही हैं ये मीडिया में रिपोर्ट तो हुई हैं, बाकी लोग बता तो रहे हैं, लेकिन मेरे पास इसकी कोई ऑथेंटिक कन्फर्मेशन मौजूद नहीं है, इसलिए आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है बहुत अहम है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सिस्टम में रह के क्या हासिल होगा। देखिए, एक तरफ PTI का बयानिया है कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद नहीं है, जजेस कंप्रोमाइज्ड हैं, जजेस को प्रेशराइज किया जा रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन उसी के साथ PTI ने इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की है ना, सो ये फ़ायदा होता है सिस्टम के अंदर रहने का। लेकिन ये पहला मशवरा नहीं है जो चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने दिया PTI को। इससे पहले भी इसी तरह का एक सेम मशवरा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी दिया था, माजरत के साथ साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने दिया था। फिर उनसे पहले एक चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने भी PTI को यही मशवरा दिया था कि आप सिस्टम में रहें। कई केसेस के दौरान ये बातें हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही क्या जो अच्छा मशवरा मान ले। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो उनकी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस से ऑफ पाकिस्तान से, बावजूद इसके कि उनका एक बयानिया है अदलिया की आज़ादी का ना होना, बट स्टिल मीटिंग विद द चीफ जस्टिस पाकिस्तान, दैट मीन्स कि दे आर एक्सेप्टिंग कि 26वीं तरमीम पाकिस्तान में मौजूद है, इस वक्त नाफिज है, उसी के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, इन्हीं के साथ हमें मुलाकात करनी है। हमारे जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी हमारे दुखड़े हैं, जो भी हमारे साथ मुबैना सियासी ज़्यादतियाँ हैं, उसका जिक्र उन्होंने किया। तो यही फ़ायदा होता है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब तक इस किस्म की एक बैलेंस्ड एंड सेन पॉलिटिक्स करती रहेगी उसको फ़ायदा होगा। देखिए ना, खतूत आपने लिखे, आर्मी चीफ को लिखे गए 3 खतूत, तो उन तक पहुँचे ही नहीं, पहुंचने चाहिए थे कम से कम मेरे नज़दीक, ताकि उसका रिएक्शन तो आता। बावजूद इसके कि आर्मी चीफ ने कह दिया कि मैं पढ़ूंगा नहीं और मैं वज़ीर आज़म को फॉरवर्ड कर दूंगा, उनको मार्क कर दूंगा, बट वो तो गई नहीं ना। वो तो एक खुला ख़त था, वो PTI के बयानिया उनका एक बयानिए की जंग थी, उनका एक पब्लिक परसेप्शन। गरीजा साहबा, ये जो खत लिखना था, आपकी नज़र में आर्मी चीफ को खत लिखना था, ये सिस्टम में इसे रहना कहेंगे या निकलना कहेंगे? इसे किस तरह आप देखेंगी?
मैं समझती हूँ कि वो भी सिस्टम में रहने वाली बात है, अच्छा, बिकॉज ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक रियलिटी है। आप उसको एक सॉफ्ट रियलिटी कहें, आप उसको एक हार्श रियलिटी कहें, बट दैट इज़ अ रियलिटी एंड दैट इज़ दैट इन सम मैनर सस्टेन्स एंड बैलेंसेस द पावर हेजेमनी। ठीक। पावर के बैलेंस को भी वो सस्टेन करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। पीटीआई इसको बहुत अच्छी तरह से समझती है। लेकिन जो चीफ जस्टिस ने कहा, फिर चीफ जस्टिस से मुलाकात होना, ये मैं समझती हूँ कि पीटीआई ने अच्छा किया है। इसी तरह से जुडिशल कमीशन के इजलास से भी बायकॉट नहीं करना चाहिए था। तो सारी चीज़ें जो मेरा ख्याल है कि जो ग्रीवेंसेस पीटीआई के हल हो सकते हैं सिस्टम के अंदर रह के और कुछ पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के, अपनी अपनी अना के मेंबर से एक कदम नीचे उतर के, वाह। तो फिर पीटीआई के लिए मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें जो है ना वो ज़रा ठीक होने की तरफ बढ़ सकती हैं। अच्छा झगड़ा साहब, ये आप लोगों ने अपने ईगो के घोड़े से उतरने का फैसला कर लिया है, आपने सिस्टम में रहने का फैसला कर लिया है। अब आप तमाम, क्योंकि जाहिर बात है इन्हीं चीफ जस्टिस को आप मानते नहीं थे, आप कहते थे मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस होना चाहिए। अब आपने उनसे मुलाकात भी कर ली, तो जिस तरह गरीदा साहिबा 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र कर रही थी, तो फिर आपने तो खुद इस सारी चीज़ से 26वीं आईनी तरमीम को भी टेक्निकली स्पीकिंग मान ही लिया ना, क्योंकि जब आप चीफ जस्टिस के इस ओहदे को सलाम कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई शायद। ये मंसूर किसी की ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत तो नहीं है। अच्छा जी। देखिए, ये जिस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जा रही है, तो मुझे अक्सर ऐसे लगता है, पता नहीं क्यों याद आता है कि जो हमारे साथ हो रहा है उससे इजराइलियों और फलस्तीनियों का जो है वो किस्सा याद आता है। दूसरी जंग अजीम के बाद फलस्तीनियों को कहा कि खैर है, थोड़े से आ जाएं यहूदी, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, तो वो आ गए। फिर एक जंग हो गई, तो क्या खैर है, थोड़ी जमीन उनके पास और ज्यादा हो तो क्या फर्क पड़ता है। फिर 1967 में दूसरी जंग हो गई, तो खैर है, अगर आपके साथ बैतुल मुकद्दस में भी आ गए तो क्या जंग हो गई। तो करते करते अभी हम कह रहे, हम तो नहीं कह रहे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जी वो गाजा से भी निकल जाए, ठीक है। तो ये सिस्टम में रहते रहते जब दूसरा साइड जो है वो कानून तोड़ रहा हो, तो उनके लिए तो कन्वीनियंट हो सकता है, लेकिन ऐसे होता नहीं। याया अफरीदी साहब को एक्चुअली ये फैसला जरूर करना पड़ेगा कि उन्होंने तारीख में कैसे याद होना, कि वो सिस्टम में रहे लेकिन पाकिस्तान के आईन के साथ उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई या नहीं। ठीक। हम तो उनके पास गए, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, और उनको ये भी बताया कि फिलहाल जो इशू है, जो वो जुडिशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, कि जुडिशल रिफॉर्म्स का मकसद क्या है जब अदालतों की सुनी ही नहीं जा रही, आपके पास रिजर्व सीट्स का फैसला है। बल्कि मैं ये भी कहूंगा, एक लास्ट पॉइंट, देखिए पीटीआई सिस्टम से नहीं निकली। अच्छा। अगर कोई ये कहता है कि सूबाई इलेक्शंस का भी जो इशू था, जब 2 सूबाई असेंबलीज डिसॉल्व की गई थी, वो आईन के तहत की गई थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था, किसी ने चैलेंज ही नहीं किया था। इलेक्शंस भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए थे। आप ये कह सकते हैं कि किसी को वो डिसीजन पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन वो सिस्टम के अंदर था। और पाकिस्तान में जो कुव्वतें हैं जो ये नहीं समझती कि एक वफाक में जो है वो एक हिस्से में एक वक्त इलेक्शन हो सकता है, दूसरे हिस्से में दूसरे वक्त हो सकता है, उन्होंने सिस्टम से बाहर जाके झगड़ा साहब माजरत के साथ सर, मैं आई वांट टू शेयर दिस हिस्ट्री विद यू। आपकी जमात ने मौजूदा आर्मी चीफ के मुतबादिल आर्मी चीफ का भी आपने इंतजाम किया, आपने जनरल बाजवा से एतराज किया, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ऑफर की। जाहिर बात है जब आप उनको एक्सटेंशन ऑफर कर रहे थे तो मौजूदा आर्मी चीफ का रास्ता आप रोक रहे थे। उसके बाद आपने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए मौजूदा चीफ जस्टिस का रास्ता भी आपने रोकने की कोशिश की। आपने कहा जी हम वोट नहीं करेंगे, इवन दो मौलाना साहब के साथ आप बैठते, आप उनके साथ बैठक करते रहे, मुलाकातें करते रहे, मौलाना साहब मान गए, आपने कहा हमने नहीं करना। और जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई, गड्डापुर साहब ने अगले दिन कहा जी पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा, आपने उसका रास्ता भी रोकने की कोशिश की। आप लोग अटेम्प्ट पूरी करते हैं अगले का रास्ता रोकने की, लेकिन जब नहीं हो पाता तो फिर उसी शख्स से जो है उसको खत भी लिखते हैं, उससे मुलाकातें भी करते हैं, उससे राब्ते भी करते हैं। मंसूर, पहली बात जो 26वीं आईनी तरमीम की है, देखिए वही साबित कर देता है कि इस टाइप के जो किस्से होते हैं उनमें हकीकत कितनी होती है। 26वीं आईनी तरमीम के अगेंस्ट लड़ना पाकिस्तान में मेरे ख्याल में हर किसी पे फर्ज है। अब वो है
हम अंडर प्रोटेस्ट जो है वो उसके नीचे काम कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर ही रह रहे हैं ना। ठीक, दैट डजंट मीन कि हमें उसको एक्सेप्ट करना है। हर किसी के सामने जो है वो पता चला हमारे सेनेटर्स, हमारे एमएनएस गायब हुए। हर किसी के सामने जो है वो मैंगल साहब के 2 सेनेटर्स से जबरदस्ती वोट लिया गया और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका इतराफ किया और फिर हस्बे मामूल जो है वो एक जो है वो पीटीवी नशरियात पे वो रिवर्स किया गया। ठीक है, ये होता है सिस्टम को तोड़ना। जहां तक ये आर्मी चीफ वाला किस्सा, मैंने कहीं ऑफिशियली सुना नहीं है, ये थ्योरी मैंने सुनी है, आपसे भी सुनी है। लेकिन अगर ये इसमें कोई सच्चाई है तो सबसे पहले तो ये एक चार्जशीट है जनरल बाजवा पे। नहीं, कौन सी थ्योरी झगड़ा साहब, कौन सी? एक मिनट, यू सेड थ्योरी है, ये कौन सी थ्योरी है? व्हाट पार्ट इज द थ्योरी? आप रिपीट करें, आप कहें कि पीटीआई ने जनरल बाजवा के साथ मिलके जो है वो जो करंट आर्मी चीफ है उनके रास्ता रोकने की कोशिश की। नहीं, आई डिड नॉट से दैट, आई डिड नॉट। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, व्हाट डिड आई से? आई रिपीट इट। मैंने ये कहा कि आपकी जमात ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ऑफर करके मौजूदा आर्मी चीफ का रास्ता रोकने की कोशिश की। दिस इज व्हाट आई सेड, और मेरे पास सबूत है इसका। फिर तो वो सबूत अगर जो है वो दिखा के सारा कुछ जो है वो सामने आना चाहिए। जी, मैं सबूत दिखा देता हूं, मैं सबूत दिखा देता हूं। आपके फोन में यूट्यूब होगा, वहां पे जाइए, दुनिया न्यूज का जो है वो आप वेबसाइट खोलिए और वहां पे कामरान खान साहब के शो के अंदर बैठ के इमरान खान साहब ने लाइव कहा था कि जनरल बाजवा को इलेक्शन तक हम एक्सटेंशन दे देते हैं। हाँ, बट दैट डजंट मीन कि वो किसी के खिलाफ कंस्पिरेसी। तो ऑब्वियसली सर, वो जब आप करते, वो जब आप झगड़ा साहब आप करते तो मौजूदा आर्मी चीफ तो वैसे ही रेस से बाहर चले जाते। देखिए, ये हम इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज में जा रहे हैं ना। अगर आप, मुझे फॉर एग्जांपल ये याद है, ये नवंबर 22 की बात है शायद, जब लॉन्ग मार्च हुआ था, खान साहब को गोली भी लगी थी, करेक्ट, राइट? उस वक्त मुल्क में बहुत कुछ हो रहा था। अच्छा, लेकिन ये भी आपको जो है वो याद होना चाहिए कि उस वक्त खान साहब ने ये कहा था कि देखिए, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद हुकूमत थी, उस हुकूमत की लेजिटिमेसी पे उसी दिन से जो है वो सवाल उठ गए थे, वहां से क्राइसिस शुरू हो गया था। और ये मेरे ख्याल में खान साहब ने एक स्टांस जरूर लिया था कि इनको ये फैसले नहीं करने चाहिए। ओके, लेट मी गो अहेड सर। राणा साहब इज वेटिंग फॉर मी, लेट मी गो टू राणा साहब। राणा साहब, पीटीआई वांट्स टू स्टे इन द सिस्टम। आप वो गरीदा साहबा भी कह रही हैं कि इनका चीफ जस्टिस से मिलना एक अच्छा इकदाम है, ये सिस्टम में रहना चाहते हैं, सिस्टम से निकलना नहीं चाहते। तो राणा साहब, आपको इनको सिस्टम में रहते हुए टेबल पे भी तो वापस लाना चाहिए ताकि टेबल के ऊपर बैठ के इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इनको सिस्टम ने ही सियासत में जो है वो जगह दी। धरना भी इनका सिस्टम ने ही चलाया था 126 दिन, और फिर 2018 का इलेक्शन में भी ये एक सिस्टम के तहत ही इक्तदार में आए थे। और ये तो सिस्टम के इतने आदी हो गए थे कि इनके मिनिस्टर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वालिद की हैसियत दी। इस हद तक ये सिस्टम के हामी थे, और उस सिस्टम की मदद से इन्होंने जो है वो सारी हुकूमत की और बिल भी पास कराए, नैब को सारा निज़ाम, और उसी सिस्टम के तहत ये एक्सटेंशन भी देना चाहते थे। मसला तब आया जब ये जो है ये आईनी तरीके से इनको इक़्तिदार से निकाला गया, नो कॉन्फिडेंस के जरिए, और उस वक्त से फिर ये सिस्टम से बाहर खेलना शुरू हो गए। और इन्होंने कहा कि अगर आप मुझे गिरफ्तार करेंगे तो हम फिर पेट्रोल बम मारेंगे। तो ये ना जमहूरियत का हिस्सा था, ना ये सिस्टम के वो काबिल कबूल था। और फिर 9 मई को जो खान साहब की एक काविश थी, इनकी एक कोशिश थी कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और वो फिर 9 मई में जब कल्मिनेट हुआ तो वो भी सिस्टम से बाहर खेलना है, इसको आप कह सकते हैं कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक सियासी जमात ने जलाओ घेराव किया, फौजी तनसीबात पे हमला आवर हुए। और अभी रिसेंटली अगर हालिया बात करें तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो दौरा था यूके में, लंदन में, तो वहां भी इन्होंने एहतजाज किया, चीफ के खिलाफ नारे लगाए, और 50 बंदे थे, फ्लॉप शो था। और ये मेरे ख्याल से ना पाकिस्तान के मफादात के हक में था। और फिर जब ये कांग्रेसमैन को कहते हैं कि आप पाकिस्तान में मुदाखलत करें, और जिस हद तक ये गए अमेरिका में इन्होंने जो कोशिश की है, वो भी सिस्टम के से बाहर खेलना के मुतरादिफ ही है, क्योंकि आप पाकिस्तान के मफादात को बाहर जो है वो हमलावर हो रहे हैं। ठीक। तो मेरे ख्याल से बात ये कि अब ये जो खत लिख रहे हैं, देखिए खत में ये क्या कह रहे हैं।
खत में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कौम जो है वो फाजे पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी। ये कौन इसका तयन करेगा? ये पॉलिटिकल रेटरिक है। और इस धमकी के तहत वो कह रहे हैं कि जो हमारे साथ किया जा रहा है, पीटीआई के साथ जो सलूक किया जा रहा है, तो पीटीआई के साथ क्या सलूक किया जा रहा है? क्या पीटीआई ने कोई नदामत दिखाई है 9 मई के हवाले से? पूरी कौम को पता है कि ये उससे लिंक्ड है। क्या पीटीआई ने कोई नदामत इसमें दिखाई है कि ये वाहिद जमात है पाकिस्तान की तारीख में जिसने 26 नवंबर को शेल मारे और टेयर गैस मारी? ना पीएमएलएन की ये तारीख है शैलों की, टेयर गैस की इन्होंने इस्तेमाल किए और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जलाओ गिराव किया, और ये लाशों की तलाश में निकले हुए थे। ये भी जो है वो मेरे ख्याल से ये जमहूरियत का तो हिस्सा नहीं है जो इन्होंने किया। तो जब ये सारा कुछ ये करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, जिसकी सियासी तारीख नहीं है बाकी जमातों की, तो फिर ये कहते हैं कि हमने क्या किया है, और ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जबकि ये जो कुछ इनकी हरकतें हैं उसके ऊपर ये कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, कोई नदामत नहीं है, कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। सर मुझे ओके मुझे इजाजत दीजिएगा। गरीजा साहबा, एक्सेप्टेबिलिटी की बात हो रही, यू वांट टू से समथिंग? आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं कुछ आपसे कमेंट करना चाह रही थी आपकी इजाज़त के साथ। मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि सिस्टम इज़ ओनली इमरान खान। उनके नज़दीक इमरान खान सिस्टम का नाम है, जबकि हकीकत ये है कि मुल्क में, पाकिस्तान में सिस्टम एक ही है जिसको पीटीआई निज़ाम कहती है। आपने ट्वीट्स देखे होंगे ना, निज़ाम कहती है और आगे भी निज़ाम दीन कहती है, या जो भी कुछ कहती है। आप निज़ाम रख दें उसका नाम, आप रियासत रख दें आप उसका नाम, आप एस्टैब्लिशमेंट रख दें उसका नाम, बट दैट इज़ द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान इज़ नॉट द सिस्टम। सो पीटीआई को इस अपने हवा के घोड़े से, अपने इस सियासी अना के मेंबर से, इन माय हम्बल ओपिनियन, और इस पर मुझे गालियाँ ना निकालें, इस पर मुझे तनकीद का निशाना ना बनाएं, खुले दिन से, खुले दिमाग से, खुले कानों से ज़रा इसको सोच और समझ लें कि सियासतदान का काम होता है लचक दिखाना। सियासतदान के हाथ में बंदूक नहीं होती, आप बंदूक वाले से कभी नहीं जीत सकते, और ना ही सियासतदान का काम है कि हाथ में बंदूक पकड़े, या हाथ में खुलेलें पकड़े, या हाथ में पेट्रोल बम पकड़े, या जीएचक्यू के सामने जाके धरने दे दे। आपके ग्रीवेंसेस हैं, आपको इस सिस्टम AKA निज़ाम, AKA रियासत, आपको इसके अंदर रह के काम करना है। तैमूर सलीम झगड़ा साहब की मैं पर्सनली बहुत इज्जत करती हूँ, ये बड़ी ज़बरदस्त काम करने वाली शख्सियत है। KP में जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे तो बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने काम किया था। बट अली अमीन गंडापुर साहब अभी तैमूर सलीम झगड़ा को सिस्टम से बाहर क्यों रख रहे हैं? KP के सिस्टम में, KP के प्रोविंशियल सिस्टम में, KP की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सिस्टम में क्यों नहीं आने दे रहे? क्योंकि वो शायद, मुझे नहीं मालूम, लेकिन गालिबन आसार लगते हैं कि वो शायद तैमूर सलीम झगड़ा साहब की परफॉर्मेंस से शायद खौफजदा हैं या क्या हैं। नहीं, खौफजदा इन द सेंस के ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इस चीज से खौफजदा हैं, या बहुत बुरा परफॉर्म करते हैं इस वजह से खौफजदा हैं? मैंने आपको पहले कहा कि तैमूर सलीम झगड़ा साहब बड़ी अच्छी शख्सियत है, बड़े काम करने वाली शख्सियत हैं ये। अच्छा। ये जब फाइनेंस मिनिस्टर थे KP में तो बड़ा जबरदस्त इन्होंने काम करके रखा था वहां पे। सो बड़ी परफॉर्मेंस है इनकी अच्छी। मेरे ख्याल में आपको कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप बैक आपको करना पड़ता है। आपकी नजर में रियलिटी के साथ, चाहे वो दिल से तस्लीम ना करें झगड़ा साहब, ठीक है, लेकिन चाहे वो गंडापुर के इस फैसले को या गंडापुर को ही दिल से तस्लीम ना करे, बट उन्होंने मान लिया ना कि ठीक है फिलहाल मुझे सिस्टम से बाहर रहना है, तो मैं फिलहाल के लिए बाहर रह लेता हूँ, जब अच्छे वक्त हो जाएंगे फिर मैं वापस आ जाऊंगा इमरान खान। तो ये होता है पॉलिटिशियन का कंडक्ट। तो पीटीआई को भी यही पॉलिटिकल कंडक्ट अडॉप्ट करने की जरूरत है, और इस चीज को जहन से निकाल दे कि इमरान खान इज द सिस्टम। नो पॉलिटिशियन हैज एवर बिकम द सिस्टम, नो पॉलिटिशियन हैज एवर बिकम इंडिस्पेंसिबल, एवरीबॉडी इज इंडिस्पेंसिबल। अच्छा, जुल्फिकार भुट्टो से ज्यादा क्या किसी ने सिस्टम को चैलेंज किया था? लेकिन क्या हुआ, इसी सिस्टम में उनको रहना पड़ा था, और उनका आगाज आज भी उन पे तनकीद होती है कि जी आप फलां को डैडी कहा करते थे, फलां को क्या ये गरीजा साहबा, तो सब सिस्टम के साथ। ये गरीजा साहबा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तैमूर सलीम झगड़ा साहब इस सिस्टम की हरारत को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे। क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, क्या वजह है?
क्योंकि आई थिंक दे हैव नॉट ग्रास्प्ड द आइडिया, दे डू हैव दिस आइडिया। हुकूमत कर रहे हैं ये, अभी भी केपी में हुकूमत कर रहे हैं, विफाकी हुकूमत इनके पास है। बट आई थिंक जो मैंने पहले आपसे बात की थी ना कि अपनी पॉलिटिकल ईगो में एक स्टेप इनको पीछे लेना पड़ेगा। पॉलिटिशियन की सबसे बड़ी ताकतों में से होता है कि वो लचक दिखाता है। सो लचक इनको दिखानी पड़ेगी। इनको क्या, इमरान खान साहब को लचक दिखानी पड़ेगी। जहां पर वो लचक दिखाएंगे, जहां पर वो अंडरस्टैंड करेंगे कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है। मैंने अभी गुजारिश की आपसे कि भुट्टो ने चैलेंज किया इस सिस्टम को, नवाज शरीफ साहब ने जुल्फिकार भुट्टो बनने की कोशिश की, मरियम नवाज साहिबा ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश की, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक वक्त में सिस्टम को चैलेंज करने की कोशिश की। बट अल्टीमेटली चूंकि फ्लेक्सिबल पॉलिटिशियंस थे और जहां दीदा पॉलिटिशियंस थे, बड़े कदावर पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने समझा कि आप जहां पे लचक दिखाएंगे, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे, उतनी स्पेस अपने पास आप रिटेन करेंगे। झगड़ा साहब, आपके पास बंदूक नहीं है, आप बंदूक वाले से नहीं लड़ सकते इस तरह से। झगड़ा साहब, आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। सर, आपको समझ नहीं आ रही, गरीदा साहबा कह रही हैं कि सिस्टम जो है वो ज्यादा सुपीरियर है, इमरान खान साहब जो है वो सबसे तगड़े नहीं है सर उनके मुताबिक। देखिए, ना कोई ये कह सकता है कि इमरान खान जो है सिर्फ वो पाकिस्तान को डिफाइन करता है। इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सबसे बहादुर लीडर, ठीक है। लेकिन ये कहना ऑब्वियसली गलत है। इसीलिए इसी तरह ना उसको नवाज शरीफ डिफाइन करता है, ना कोई आर्मी चीफ डिफाइन करता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट को एक वीटो होना चाहिए पूरे सिस्टम पे, मेरे ख्याल में ये इस दौर में अवाम नहीं मान रही। बीच में सियासतदान बहुत से पुश कर रहे हैं, बिकॉज 75 साल जो सियासतदानों का एक तबका है ओवरऑल, उनकी ट्रेनिंग ये हुई है। लेकिन ये कहना कि जो हमारा आईन कहता है, जो कि सिस्टम एक्चुअली कागज पे है, उसकी तरफ जाना चाहिए हमें, माजी में जो भी हुआ, इसको कहने में मंसूर ना आपको अपना शो सेंसर करना चाहिए, ना मेरी बात पे किसी को एतराज होना चाहिए। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से मैंने की है, किसी को होगा भी नहीं। लेकिन इस पे मैं क्यों ना स्टैंड लूं, इस पे इमरान खान क्यों ना स्टैंड ले, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली तो पाकिस्तान तभी जो है वो तरक्की करेगा ना, जब किसी सिस्टम के तहत जो है वो किसी स्ट्रक्चर के तहत ये मुल्क चलेगा। ये हाल हमारा भी है एज अ कंट्री, और ये हाल हमारी क्रिकेट टीम का भी है। ये झगड़ा साहब मेरा ख्याल में जहां मैं समझाऊं, गरीदा फारूकी साहब आपको ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस सिस्टम के आप खुद बेनिफिशियरी रहे हुए हैं जनाब। आपने सैडल में बैठ के इस घोड़े को चलाया हुआ है, और जब आप असल मसला ये है कि आप दोबारा उस सैडल के ऊपर बैठना चाहते हैं, वो आपको जगह काठी पे मिल नहीं रही, जिसकी वजह से अब आपको घोड़े पे एतराज है, वरना इस घोड़े की सवारी तो आपने खुद भी की हुई है। And also Mansoor Khan Saab, one quick comment. I want to just chip in. I just want to chip in one quick comment with your permission. And उसके बाद ज़ाहिर झगड़ा साहब का भी टाइम है। लेकिन जब इमरान खान ने आर्मी चीफ को खत लिखे हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3 खत लिखे हैं, जो कि वहां तक तो नहीं पहुंचे, बट मीडिया के सामने एक बयानिया तो दिया गया ना। सो व्हाट डिड दैट डिपिक्ट, व्हाट डिड दैट मीन? दैट मेंट कि इमरान खान ने सिस्टम को तस्लीम कर लिया। जी झगड़ा साहब, योर कमेंट। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को खत लिखा है ना, इंडिया के आर्मी चीफ को तो नहीं लिखा। और उन्हें कहा है कि आर्मी को वही रोल प्ले करना चाहिए जो आईन और कानून में है, ठीक है। मंसूर, पास्ट में कौन बेनिफिशियरी रहा है नहीं रहा, ये डिबेट हमने बहुत जो है वो की है। मैं तो आगे की बात कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू सिट लाइक राना एहसान साहब, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कि कल मैं किसी को भी डिफेंड कर रहा हूँ, इमरान खान को भी डिफेंड कर रहा हूँ, वो गलत कॉम्प्रोमाइज करे। झगड़ा साहब, आपका ये जो स्ट्रगल है, एक्चुअली इशू ये है कि आपका ये जो स्ट्रगल है, दैट स्ट्रगल वुड हैव बीन मच मोर वोकल, उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती जब आप हुकूमत में रह के सब कुछ करते। जब आप उस हुकूमत से निकल गए, ऑपोजिशन में चले गए, अब आप चाहते हैं कि सिस्टम चेंज हो। पहले आप आर्मी चीफ को जो है वो कौम का बाप भी बना रहे थे। हमें खान साहब बताते थे जनरल बाजवा से ज्यादा जमहूरी आर्मी चीफ कोई है नहीं। अब आप कहते हैं कि नहीं 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 जनाब, वो आप अपनी आईनी हदूद में। आपसे मैं सवाल करता हूं, क्या जनरल बाजवा आईनी हदूद में काम करते थे जब आप लोगों की हुकूमत थी?
ये तो इसका तो देखिए, सबसे पहले तो मैं सूबे में एक वजीर था, ठीक है, तो मैं तो आपको वही बता सकता हूँ जो मैंने देखा, लेकिन इसका गो अहेड, तो खान साहब गो अहेड, आई विल टेक योर विटनेस, आई विल टेक योर विटनेस। बताइए, आप चले अपने केपी के बारे में बता दें सर, केपी के बारे में बता दें, आपके दौर में क्या उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट अपनी आईनी हदूद में थी? नहीं, केपी में फ्रैंकली आउटसाइड ऑफ फाटा जो है वो कई जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की डे टू डे गवर्नेंस में उस टाइम पे कम से कम इंटरफेरेंस नहीं थी आखिर तक। एक मुझे वाकया याद है, और वो आपको दिखाता ही है कि जब हम सिस्टम में माइट इज राइट पे जाते हैं ना, तो नुकसान हमारे सारे इदारों का होता है। ठीक। एक आपको याद होगा कि बनू में एक वाकया हुआ था जब वहां पुलिस लाइंस पे हमला हुआ था, राणा एहसान साहब के कॉलीग्स ने उसका सारा मलबा जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे डाल दिया था। मुझे चीफ मिनिस्टर ने उस वक्त कहा था कि पुलिस चीफ के साथ आप मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। पुलिस चीफ ने इनकार कर दिया। मैंने उनसे कहा कि यार आप अपनी पुलिस को डिफेंड नहीं करना चाहते, आपके ख्याल में जो सीटीडी फोर्स है वो डिफेंडेबल है नहीं? कहते नहीं जी मुझे ऑर्डर है। मैंने कहा यार चीफ मिनिस्टर तो आपको कह रहा है कि मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। तो वो एक मिसाल है कि जब आप लेट से वो चीफ ऑफ पुलिस फोर्स को जो सिस्टम खरीदा कह रही है वहां से ऑर्डर दिलवाने दे, तो फिर आपकी पुलिस फोर्स में आप जितना भी रिफॉर्म करें या जितनी भी रिफॉर्म की बात करें, ना वो पुलिस चीफ एम्पावर्ड फील करेगा, ना वो अपना काम कर सकेगा, और उसके साथ जो सिक्योरिटी के मसले होंगे, क्योंकि डे टू डे सिक्योरिटी पुलिस का इशू है, वो फौज भी नहीं हल कर सकेगी, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी नहीं हल कर सकेगी। और वो जो 2-2.5 साल का पुलिस पे प्रेशर रहा है, उसका आप केपी की सिक्योरिटी सिचुएशन पे पोजीशन देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं जरा गरीदा, मैं एक मिनट आ रहा हूँ राणा साहब से। बोले बात, चलें आप करें, बात करें। गरीदा गो अहेड, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। Are you giving the floor to me? जी गो अहेड, आप जल्दी से बात करें। फिर मैं सिर्फ एक छोटा सा कमेंट, मैं सिर्फ एक छोटा सा कमेंट के कहा गया कि जी आउटसाइड ऑफ फाटा एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस नहीं थी 2018 से ऑनवर्ड, जब तक पीटीआई की हुकूमत रही। तो कम से कम फाटा के अंदर तो मान ली ना, तो फाटा के अंदर किस आइन की बुनियाद पे, क्या उस वक्त पीटीआई की हुकूमत नहीं थी? तो फाटा के अंदर किस बुनियाद पे एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सियासत में मुलव्विस थे या काम कर रही थी? एक चीज। दूसरा, जाने ना जाने, झगड़ा साहब सिर्फ आपकी इजाजत से मेहरबानी फरमा के सिर्फ एक कमेंट, फिर आप तफसील से बेशक रिबट्टल दे दीजिएगा। जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। विफाकी हुकूमत से लेके केपी हुकूमत तक कराची में क्या क्या कुछ, सब कुछ आपका उस वक़्त की एस्टैब्लिशमेंट चला रही थी। जनरल फैज़ साहब, सब कुछ, पूरी हुकूमत आपकी जनरल फैज़ साहब चला रहे थे, और आप कहते हैं कि जी वहाँ पर कोई काम नहीं था, किसी के कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। देखिए मैं इधर सर राणा साहब को भी इंक्लूड करें। सर राणा साहब वांट्स टू से समथिंग। राणा साहब गो अहेड प्लीज। देखिए मैं तो ये भी कहूंगा कि जो नुकसान खान साहब ने जमहूरियत को पहुंचाया है वो शायद ही किसी सियासी लीडर ने पहुंचाया हो। देखिए एक तो दो जो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल स्पेस अगर मौजूद थी किसी वक्त में, तो वो मिसाक जमहूरियत के बाद जो 2008 से 18 की हुकूमत थी उसमें थी, और उसी में ये प्रोजेक्ट पीटीआई लॉन्च किया गया। नुकसान क्या पहुंचाया खान साहब ने जमहूरियत में? जमहूरियत का सबसे पहला अमल ये है कि आप अपनी जो जमहूरी मुखालफीन होते हैं उनको आप तस्लीम तो करते हैं कि ये जो है ये तो नेम कॉलिंग, गाली गलोच और पोलराइजेशन के कल्चर को मुतारिफ खान साहब ने कराया, और ये कह देना कि ऐसा इन्होंने माहौल बना दिया है कि जो अपोजिशन और जो हुकूमत है, चाहे ये हुकूमत में हो, कि कोई दुश्मनी है, कोई हमारी आपस में दुश्मनी है। हमारा नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये जो दुश्मनी वाला माहौल है कि मदीना में जाके नारे लगाओ, यानी कि ये किसी मुल्क का ये माहौल नहीं है कि आपका अपोजिशन जमात अगर वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, वो मुल्क से बाहर जाएं तो वहां आप नारे लगाएं, अपनी आर्मी चीफ के खिलाफ आप वहां जो है वो एहतजाज करें। तो ये जो एक इंतहा पे ले गए पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्लाइमेट को, ये क्रेडिट खान साहब को जाता है, और ये आज भी उसी तर्ज पे चल रहे हैं। ये नुकसान जो जमहूरियत को पहुंचा है किसी और लीडर ने पाकिस्तान की तारीख में नहीं पहुंचाया। देखें जो जमहूरियत का पार्ट है वो ये है। वैसे राणा साहब, वैसे एक ज़हन में सवाल आया, गालिम गलोच ज्यादा बड़ा गुनाह है या इलेक्शन चोरी करना ज्यादा बड़ा गुनाह है, अगर कंपेयर करना चाहें तो? नहीं, देखिए इलेक्शन चोरी नहीं होना चाहिए। 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ था। अगर इनका मौकफ है
कि देखिए, मैं तो आज भी ये कह रहा हूं कि आप आज बैठ जाएं, आज भी अगर हम नहीं बैठेंगे, आज हम एज अ होल जितनी भी पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो नहीं बैठेंगे आपस में, अगर हम मामलात को तय नहीं करेंगे तो 2029 के इलेक्शन में भी यही कुछ होगा। इल्जामात होंगे, दूसरी कहेंगे कि इन्होंने चोरी कर दिया, दूसरे कहेंगे उन्होंने चोरी कर दिया। तो ये अगर ब्लेम किसी को जाता है तो वो सियासी प्लेयर्स को जाता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कि वो आपस में नहीं बैठ सकती। और वो आपस में इसलिए नहीं बैठ सकती क्योंकि खान साहब की सियासत इजाजत नहीं देती कि पॉलिटिकल जमातें आपस में बैठे। ठीक, तो बेसिकली एक फंडामेंटल फ्लॉ, गरीदा साहब आप एग्री करेंगे इस बात से कि बेसिकली खान साहब की पर्सनालिटी का ये फ्लॉ है कि वो नहीं बैठेंगे किसी के साथ? इमरान खान हमेशा से सोलो फ्लाइट लेने के आदी रहे हैं। पॉलिटिक्स की मैं बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज क्रिकेटिंग एरा। टीम को जिस तरह से वो क्रिकेट के दौर में लेके चलते रहे, वो कहानियाँ भी एक अलग हैं। उनके सारे जो साथी क्रिकेटर्स हैं, वो जिस तरह से उनके डिफरेंसेस रहे, वो सब क्रिकेट की हिस्ट्री का भी हिस्सा हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में इमरान खान ने हमेशा से सोलो फ्लाइट लेने की, क्योंकि हर एक के साथ उन्होंने एंटी पॉलिटिक्स की, एंटी PMLN पॉलिटिक्स की, एंटी पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स की, एंटी JUI पॉलिटिक्स की, एंटी MQM पॉलिटिक्स की, एंटी जमात इस्लामी पॉलिटिक्स की। तो वो हमेशा सबके एंटी रहे। अब आके उनको कंप्रोमाइज करना पड़ा है, मौलाना के साथ भी कंप्रोमाइज करना पड़ा है, MQM के साथ भी कंप्रोमाइज करना पड़ा, अल्ताफ हुसैन को सेवियर कहना पड़ा, वही अल्ताफ हुसैन जिसके बारे में क्या क्या कुछ नहीं कह सकते थे, कहा करते थे। एक तो इमरान खान सोलो फ्लाइट लेने के आदी हैं, इसीलिए जो इस वक्त अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस बनाने की खिचड़ी पक रही है, सिंध से चलेगी, पंजाब तक पहुंचेगी। एंड लेट्स ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि कोई भी पॉलिटिकल तहरीक पाकिस्तान में हिस्टोरिकली हमने तो यही पढ़ा है, हमने यही देखा है, अपने सीनियर से हमने यही सुना है, यही समझा है कि जब तक कोई पॉलिटिकल मूवमेंट पंजाब में अपनी जड़ ना पकड़े वो कामयाब नहीं हो सकती, नंबर 1। और जब तक किसी पॉलिटिकल मूवमेंट के पीछे व्हाट वी हैव लर्न्ड, व्हाट वी हैव सीन, व्हाट वी हैव रेड इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, कि जब तक उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग ना हो वो कामयाब नहीं हो सकती। तो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ना तो इंटरेस्टेड है हुकूमत को गिराने के हवाले से, ना ही कोई लॉस्ट लव है विद इमरान खान। कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक मेरा ख्याल है कि पुराना इश्क हल्की हल्की स्पार्क दिखाता है। इसीलिए आपको नज़र भी आता है कि कभी मुज़ाकरात के लिए बैठ जाते हैं, कभी बुशरा बीबी रिहा हो जाती हैं, कभी सहूलतें मिलना शुरू हो जाती हैं। इसी मेरा ख्याल है कि वही पुराना स्पार्क, वही पुरानी मोहब्बत कहीं ना कहीं बरकरार है अली अमीन गंडापुर की सूरत में भी, बावजूद इसके कि इमरान खान उनको नहीं रखना चाहते थे अभी रिसेंट पास्ट में, लेकिन वो सस्टेन कर रहे हैं, सस्टेन करवाए जा रहे हैं। तो एनीवे, एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी कोई वो इमरान खान इस वक्त कोई हतमी ऑप्शन नहीं है। चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, चीज़ें बेहतर चल रही हैं। शहबाज शरीफ साहब अपने आप को पंजाब में खादिम आला कहा करते थे, यहाँ पे उन्होंने कहा जी खादिम आज़म। तो मेरा ख्याल है कि वो खिदमत बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे तो सब कुछ सत्य खैरा होता हुआ नजर आता है। Until and unless कोई जी बात कंप्लीट करें गरीदा। Until and unless किसी के दिल में बैठे बिठाए रात को ये ख्याल ना आ जाए कि ओहो बड़े अरसे से कोई एडवेंचरिज्म नहीं हुआ। एडवेंचरिज्म करने का अभी तो माहौल तो कोई फ़िलहाल लग नहीं रहा। तो इसीलिए इमरान खान को ना तो अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस से, कम से कम मेरे नज़दीक, दैट्स माई ओपिनियन अगैन, कि उससे कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि इमरान खान क्योंकि उसमें आपको देखना देयर ऑल पोल्स अपार्ट। नाज़रीन, सवालात का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। प्लीज़ स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। झगड़ा साहब, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। गरीदा फारूकी साहिबा के पास एक सलाहियत है कि ये सियासत के मैदान की पिच रिपोर्ट बड़ी आला देती हैं कि ग्रास कितना है, नमी कितनी है, मौसम कैसा है, बॉल स्विंग करेगी या नहीं करेगी। उन्होंने आपके इस आने वाले एहतजाज की सूरत हाल बता दी है कि इस पिच के ऊपर जो है आपकी बॉल बाउंस नहीं होगी, ना आपको स्विंग मिलेगा। नहीं, वो असल में वो ये भूल रहे हैं कि जब 92 का वर्ल्ड कप हुआ था ना, तो गरीदा जैसे एनालिस्ट्स ने ये सारी एनालिसिस दी थी। और मंसूर, आपको शायद याद होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच से पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट जो ऑड्स थे वर्ल्ड कप जीतने के, वो 66-1 थे। ठीक है, यानी आप को जो है वो
अगर आप बेटिंग करते, जो कि किसी को नहीं करनी चाहिए, 1 रुपए पे 66 रुपए मिलते, ये वहां से इमरान खान ने वर्ल्ड कप जितवाया जी। ये चीज तो हम भूल गए ना कि दिस इज अ मैन हु डजंट गिव अप। उन्होंने कभी हार तुक्का ही लगा था। आज भी सॉरी आप कह रहे तब भी तुक्का ही लगा था। नहीं, वो तुक्के की बात नहीं है। तो ये बताएं, सिडनी 1976, नहीं झगड़ा साहब, मैच इमरान खान ने जितवाया था या मैच टीम ने जितवाया था 92 का वर्ल्ड कप? इंडिया के खिलाफ 1983 3-0 तुक्का लगा था। इंग्लैंड 87 तुक्का लगा था। नेहरू कप तुक्का लगा था। शारजा कप तुक्का लगा था। ऑस्ट्रेलेशिया कप तुक्का लगा था। इंडिया को 19 बार हराना, वनडेज में 2 सीरीज में हराना, टेस्ट में तुक्का लगा था। वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराना तुक्का लगा था। राणा साहब, बी अ बिट ऑब्जेक्टिव प्लीज। नहीं, ये तो जो आपने प्रोबेबिलिटी बताई उससे तो तुक्का ही लगा था ना। और ये तो सब मानते हैं कि वो एक हारा हुआ मैच हम जीते। तो यही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर कोई चीज हमारी लैक करती है तो वो ये दबाव पे चल रही है। उसको कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस और अपने आप को इस लेवल पे लेके आने की जरूरत है कि वो दबाव के अलावा कह देता हूं कि अगर मोहसिन नकवी का तुक्का नहीं लगा और वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, वो नेगोशिएटर इन चीफ भी है, वो आपके सुपरा प्राइम मिनिस्टर भी है, तो उन्हें कह दे क्रिकेट को तो माफ कर देना। चैंपियंस ट्रॉफी जीतना जो है वो स्टेडियम कंप्लीट करने से ज्यादा जरूरी था। वैसे झगड़ा साहब, ये आपने चूंकि क्रिकेट का खोल दिया, लेकिन झगड़ा, जी गो अहेड गरीदा, बोलिए। नहीं, मैं तो सिर्फ झगड़ा साहब जानना चाह रही थी कि 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान ने जितवाया था या उस वक्त की क्रिकेट टीम ने जितवाया था, नंबर 1। दूसरा ये कि इमरान खान इज अ क्रिकेटिंग लेजेंड, नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है और कोई उनको डिनाई भी नहीं कर सकता। ये PMLN को भी डिनाई नहीं करना चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी नहीं, किसी को डिनाई नहीं करना चाहिए। ही इज एन आइकॉन, ही इज अ लेजेंड, ही इज अ लिविंग लेजेंड क्रिकेट के हवाले से। फिलैंथ्रोपिस्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त होता, बड़ा अच्छा होता है कि इमरान खान साहब क्रिकेट के मैदान में ही रहते, कमेंट्री करते, साबिक क्रिकेटर के तौर पे, जो कि बड़ी अच्छी वो गुजार भी रहते। उन्होंने कहा जी मैं कमेंट्रीज करके मैं मिलियंस ऑफ अच्छा, वैसे गरीदा एक बात बताइए, गरीदा मैं एक सवाल करना चाहूंगा। ही यूज्ड टू बी द नॉन कंट्रोवर्शियल नेशनल हीरो। मुझे एक बात बताइए कि गरीदा जो पेडिस्टल था, गरीदा मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए, सहाफियों को, एंकर पर्संस को हुकूमत करने की इजाजत है, सियासत में जाने की इजाजत है? हो सकता है आज की गरीदा फारूकी कल की सेनेटर गरीदा फारूकी हो, मुझे नहीं पता, वही तो वक्त की बात है। तो इसी तरह क्रिकेटर्स क्यों नहीं, वो क्यों नहीं ये कर सकते? आखिर उनका भी तो हक हो सकता है। हो सकता है मंसूर अली खान साहब पंजाब के अगले चीफ मिनिस्टर भी बन जाए, तो नहीं का कुछ पता होता है। और आप बड़े जबरदस्त, आप तो बड़ा जबरदस्त पंजाब में, पंजाब का बच्चा पाकिस्तान का बच्चा जो आपसे मोहब्बत करता है, आपको जानता है, हम आपस में बैठ के होते बांट रहे हैं गरीदा, बड़े जबरदस्त सपोर्ट। नहीं, that is on the lighter note. आपने मुझे सेनेटर बना दिया, I just returned the favor, I just returned the courtesy। लेकिन कहने का मतलब यह है, देखिए मुझसे सियासत को कोसों दूर रखिए, मैं सहाफ़ी ही भी बहुत उसमें बहुत मुतमईन और बहुत खुश हूँ। लेकिन आपका सवाल बुनियादी तौर पे दुरुस्त है कि अगर सहाफ़ियों को भी सियासत में आने की इजाज़त है, लेकिन सहाफ़ी भी वो सियासत में चल सके कि जिन्होंने सियासत को समझा। शेर रहमान क्या थी? सहाफ़ी थी इससे पहले, लेकिन उन्होंने अपने आप को सहाफ़त के उसूलों में ढाला, एक अच्छी सियासत की। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब सहाफ़ी थे, शीरी मज़ारी साहिबा लिखा करती थी, सहाफ़ी थी। तो ये आप खुद अपनी मिसाल खुद फहद हुसैन साहब। तो कहने का मकसद ये है कि एक फहद हुसैन साहब, जी बिल्कुल, तो कहने का मकसद ये है कि एक ऐसा लेजेंड, लिविंग आइकॉन जिसने क्रिकेट में इतना नाम कमाया, फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पे इतना नाम कमाया, नॉन कंट्रोवर्शियल थे ना। जब तक इमरान खान क्रिकेटिंग लेजेंड थे, किसी को एतराज़ नहीं था ना उन पर, सब उनसे खुश थे, पूरी कौम 24, 20, 25 करोड़ उनसे प्यार करती थी। लेकिन जैसे ही वो सियासत में आए, उनके तर्ज सियासत से डिवीजन क्रिएट हो गई। तो ये मुझे भी तकलीफ देती है कि पाकिस्तान के पास वैसे ही नेशनल हीरोज़ कम हैं। सो नेशनल हीरोज़ अगर कंट्रोवर्शियल होते चले जाएंगे, और फिर देखिए कि वो जो एक बैड लेगेसी है वो किस तरह कंटिन्यू कर रही है। अब इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि शाहिद आफरीदी, अनदर नेशनल हीरो, अब वो कोई बात कर देते हैं या वो नहीं भी कोई बात करते तो पूरी कौम डिवाइड हो जाती है।
मुझे इजाजत दीजिएगा। द होल ऑफ द नेशन यूज्ड टू लव शाहिद आफरीदी। ठीक है। राना एहसान साहब, ये सर आपकी भी यही राय है कि अगर किसी एक फील्ड में एक शख्स जो है वो नाम कमा ले तो उसे फील्ड चेंज नहीं करनी चाहिए, उसे सियासत में नहीं आना चाहिए, लेकिन इस तरह तो फिर आपकी अपनी पार्टी में बहुत से लोग आए जिन्होंने अपनी फील्ड चेंज की और मेंटेन किया फिर उसे? ये देखें, मैं तो नहीं कहूंगा कि ऐसी कोई कदगन लगनी चाहिए, लेकिन जो हमने एक्सपीरियंस पाकिस्तान ने किया है वो तो बड़ा, मैं कहता हूं कि इससे बदतरीन एक्सपीरियंस नहीं हो सकता कि एक आदमी में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही ना हो, और जो होनी चाहिए स्पोर्ट्समैन माना जाए और वो सियासत में वो ना दिखाए। दोनों चीजों में फर्क है, बड़ा फर्क है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि एक जो है वो दूसरी फील्ड में नहीं आ सकता और ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को बड़ा बुरा एक्सपीरियंस हुआ है। जमहूरियत को जिस तरह मैंने कहा, खान साहब ने बहुत धचका दिया है, और जितना नुकसान खान साहब ने जमहूरियत को पहुंचाया पाकिस्तान में किसी लीडर ने नहीं पहुंचाया होगा। तो ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस है कि स्पोर्ट्समैन जो पॉलिटिक्स में आया है उसने ना सिर्फ पोलराइजेशन फैलाई इस मुल्क के अंदर, नफरत की सियासत की, बल्कि पूरे माहौल को गदला कर दिया। ये अफसोसनाक बात है। झगड़ा साहब, ये पूरा सीवी आपने सुना। दोनों मेरे मेहमान जो हैं वो कुछ ज़्यादा मुतमईन नहीं है खान साहब की एंट्री से। सर 17 सीटों वाली जो है वो हुकूमत बना के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात कर रहे हैं। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, व्हेन आयरनी डाई। बाकी इमरान खान इस कौम के हीरो हैं, एज एक सियासतदान होते हुए और भी बड़े हीरो हैं, जेल में उससे भी बड़े हीरो हैं। अगर ना होते तो आज उनको जेल से निकाल देते, क्योंकि कोई केस तो नहीं है। आई रेस्ट माय केस। इन्होंने जो मानना है वो मान ले, लेकिन ये हकीकत तो नहीं चेंज होती। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, तैमूर सलीम झगड़ा साहब, गरीदा फारूकी साहबा, थैंक यू सो मच। अब अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया, वरना ये डिबेट हम मजीद आगे लेके चलते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।